सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री बाई मनोज सर यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके लाइव। वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। फिर बात करेंगे हम। आज बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, कृषि विज्ञान से जुड़े, या यूँ कह सकते हैं सन 2005 का जेट का पेपर लेके आया हूँ और ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक बार लिंक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं। लिंक शेयर करके आ जाइए वापस। तो लिंक शेयर कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम। हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की किस्म कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो ये है, हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की किस्म कौन सी थी? देखो, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, पहले कमेंट मत करिए, जब कहा जाए तभी कमेंट करिए, तभी कमेंट करिए। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, ये टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं? जो RSIS वाले स्टूडेंट होते हैं वो टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं? क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से आदमी की प्रैक्टिस बढ़ती है, प्रैक्टिस होती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट या जो टेस्ट सीरीज है वो चलाई जाती है। तो टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा आइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और जो आपके दोस्त मित्र लोग हैं उनको भी बताइए कि टेस्ट सीरीज चलती है। और इसका एक दूसरा चैनल एक और है, इंपीरियल एग्रो क्लासेस, उस पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर तीनों की टेस्ट सीरीज चलती है। रोज़ाना शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की टेस्ट सीरीज चलती है, कभी भी छुट्टी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सवाल ये था, हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की किस्म कौन सी थी? ऑप्शन ए नोरिन 10, फिर नोरिन 11, HD 10 और HD 11। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला नोरिन 10 बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गेहूं के हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे अधिक पैदावार देने वाली किस्म थी वो कौन सी थी? नोरिन 10। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति की ऐसी कौन सी किस्म है जिसका पैदावार भी अच्छा था और जो किस्म उस किस्म का उत्पादन की गुणवत्ता थी वो भी अच्छी थी, तो फिर उसका जवाब होगा HD 2329। HD 2329, HD 2329 जो किस्म थी वो सबसे अधिक पैदावार भी देती थी और गुणवत्ता भी उसकी अच्छी थी। अगला सवाल है, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से है। बताना है आपको A, B, C और D। कौन सा जवाब होगा इसका? जिसने ऑप्शन बी दिया है जवाब 1970 बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में शुरुआत हुई थी। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध था दूध उत्पादन से, या दूध के उत्पादन को इतना बढ़ा देना कि दूध की बाढ़ आ जाए, इतना उत्पादन करना, ये मुख्य मकसद था किसका? ऑपरेशन फ्लड का। इसके 3 चरण थे, जिसमें से जो पहला चरण था वो 1970 में चालू हुआ था और दूसरा 1976-77 के समथिंग था। अगला सवाल है हमारा, टमाटर का लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? यहाँ पर रसायन की जगह वर्णक आएगा, मिसप्रिंट है थोड़ा, रसायन भी मान सकते हैं इसको, लेकिन वर्णक यहाँ पर सही वर्ड होगा। तो रसायन बताना है आपको, वर्णक बताना है थाइमोल, टेनिन, क्यूमिनोल या लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? फिर ये भी बताऊंगा कि ये जो लाइकोपीन होता है ये क्या होता है? वर्णक होता है, रसायन होता है, केमिकल होता है, पिगमेंट होता है, क्या होता है? तो जल्दी से, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला लाइकोपीन बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और लाइकोपीन एक प्रकार का लवक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का लवक होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और जितने भी रंगीन सब्जियां होती हैं या हरी भरी सब्जियां होती हैं उनका जो रंग प्रदान करता है, हरा ले लो, नीला ले लो, पीला ले लो, काला ले लो, लाल ले लो, अगर सब्जियों की बात हो रही है तो, सब्जियों और फलों की बात हो रही है तो उसका हरा रंग कौन प्रदान करेगा? लवक प्रदान करेंगे या क्रोमोप्लास्ट प्रदान करेंगे। अगर पत्तियों का हरा रंग पूछ लिया जाए तो फिर आप सब लोग जानते हो हरित लवक प्रदान करते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा,
भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बताना है आपको। अब इस सवाल में चेंज हो गए हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है। देखो, भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूछा है, तो ये सवाल जब 2005 का पेपर था तब सही था। तब एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वो था इम्फाल मणिपुर में। लेकिन अब जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या हो गई है 3। कितनी हो गई है? 3 हो गई है। तो सबसे पहला है वो तो है इम्फाल मणिपुर में, फिर दूसरा है झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में। और फिर जो एक और है वो है समस्तीपुर बिहार में। तो एक बिहार में है, एक उत्तर प्रदेश में है और एक है इम्फाल मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, इम्फाल मणिपुर, झांसी उत्तर प्रदेश और समस्तीपुर बिहार, 3 यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये सवाल आएगा इस बार। अगला सवाल है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1960 में पंतनगर में, 1972 में पंतनगर में, 1960 में सोलन में या 1962 में सोलन में? बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, क्या ऑप्शन होगा इसका राइट? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला था वो कहाँ पर खोला था? 1960 में पंतनगर में खोला था। अब इससे जुड़ी बात बता देता हूँ आपको। जब पंतनगर 1960 की बात है, 1960 में जब खोला था कृषि विश्वविद्यालय, तो उस समय जो पंतनगर था वो उत्तराखंड के अंदर, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, या उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला था। फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद में बंटवारा हुआ और उत्तर प्रदेश अलग हो गया, और उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया, उसका नाम रख दिया उत्तरांचल। क्या नाम रख दिया उसका? उसका नाम रख दिया उत्तरांचल। लेकिन अभी हाल ही में उस उत्तरांचल राज्य का नाम चेंज कर दिया गया है और अब उसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो ये इससे जुड़ी एक जानकारी थी। कैसी लगी बताना मुझे। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प बताना है आपको। खेजड़ी, रोहिड़ा, गुलाब या कमल? ए बी सी या डी? जिसने बी जवाब दिया है रोहिड़ा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है वो कौन सा होता है? वो होता है रोहिड़ा। लाल कलर के इसके अंदर फूल आते हैं और ये राजस्थान का राजकीय पुष्प कहलाता है। कई बार इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाता है, तो इसका वानस्पतिक नाम अगर पूछ ले आपसे तो वानस्पतिक नाम है टिकोलीमा एंडुलेटा। वापस से सुन लीजिए एक बार, टिकोलीमा एंडुलेटा। ठीक है, तो टिकोलीमा एंडुलेटा इसका इसका वानस्पतिक नाम है। और जो खेजड़ी है वो हमारा राजकीय क्या है? पेड़ है। राजकीय पेड़ कौन सा है? या राजकीय पेड़, या इसको राज्य पेड़ भी बोल सकते हैं, ये है खेजड़ी, जिसको हम बोलते हैं प्रोसोपिस सिंड्रेरिया। क्या बोलते हैं? प्रोसोपिस सिंड्रेरिया बोलते हैं। और जो कमल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है, सब जानते हो आप। और अगला जो है ये है गुलाब। गुलाब अब क्या होता है? लोग ये सोचते हैं कि गुलाब तो फूलों का राजा है, तो फूलों का राजा गुलाब नहीं है। बिल्कुल मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, आप भले सर्च कर सकते हैं। जो ऑफिशियल किताबें हैं उसमें गुलाब का राजा फूल नहीं है, गुलाब का राजा होता है, सॉरी, फूलों का राजा गुलाब नहीं है। फूलों का जो राजा होता है वो होता है डहेलिया। कौन सा होता है? डहेलिया होता है। और रानी होती है गुलाब। ठीक है, फूलों की रानी होती है गुलाब। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगला जो सवाल है उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखो, जो आप अभी क्लास ले रहे हो वो आप वो आप अभी ले रहे हो एग्री बाई मनोज सर पे, एग्री बाई मनोज सर यूट्यूब चैनल पर ले रहे हो। इसका एक और चैनल है जिसका नाम है इम्पीरियल एग्रो क्लासेज। क्या नाम है? इम्पीरियल एग्रो क्लासेज। ये यहाँ पर फोटो शो हो रही है, इम्पीरियल एग्रो क्लासेज, ऐसा आपको आइकन दिख जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करना है आपको, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको एग्री बाई मनोज सर चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इम्पीरियल एग्रो क्लासेस। और आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर भी डेली क्लास लगती है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की क्लासेस लगती है वहाँ पर, लाइव क्लासेस। तो अभी आप हो सकता है 7, साढ़े 7 या 8 बजे आप, अभी टाइम हुआ है लगभग 8, साढ़े 8 के समथिंग, तो 8:30 बजे से वहाँ पर चालू होगी। तो आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, क्लास ले सकते हो आप। और प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का डेनमार्क कहलाता है, राजस्थान का डेनमार्क कहलाता है। बताना है आपको राजस्थान का डेनमार्क किसे कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर?
जिसने डी जवाब दिया है बीकानेर बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान का डेनमार्क है वो बीकानेर कहलाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है बताना है आपको। भरतपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर या जोधपुर। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। जिसने जैसलमेर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जैसलमेर में क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। देखो मरु का मतलब होता है मरुस्थल और जैसलमेर क्या है? मरुस्थल है। तो इस हिसाब से आप कोरिलेट करके याद रख लेना, मरुस्थल कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और मरु उद्यान कहाँ पर है? वो भी जैसलमेर में है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी किसको कहते हैं बताना है आपको। मसालों की रानी सौंफ, लहसुन, इलायची और लौंग। सौंफ, लहसुन, इलायची और लौंग मसालों की रानी। जिसने मसालों की रानी इलायची बताया है, सी वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मसालों की रानी होती है वो होती है इलायची। क्या होती है? इलायची होती है। राजस्थान में, अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस जिले में हुई थी? सिरोही, जयपुर, नागौर और अजमेर। जल्दी से जवाब दीजिए। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत सिरोही, जयपुर, नागौर और अजमेर। जिसने सी जवाब दिया है नागौर, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो नागौर में हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी और 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी, नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राज्य बीज निगम की स्थापना बतानी है आपको। ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1978 और ऑप्शन डी 1988। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा इसका। राजस्थान में राज्य बीज निगम की स्थापना, जिसने सी जवाब दिया है 1978, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राजस्थान में बीज निगम की स्थापना हुई है वो हुई है 1978 में। और बीज निगम क्या कार्य करता है? बीज का वितरण करने का, बीज को विकसित करने का और बीज से जुड़ी शुद्धता और प्रमाणीकरण का काम बीज निगम करता है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में किस पशु की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान में किस पशु की संख्या सर्वाधिक है बताना है आपको। गाय, बकरी, भैंस, भेड़। ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। जिसने बी जवाब दिया है, बकरी, छाड़ी, घोना, टेटा इसको बोला जाता है, तो ये इसका सही जवाब है। राजस्थान में किस पशु की संख्या सर्वाधिक होती है? बकरी की होती है। बकरी को हम देसी भाषा में छाड़ी भी बोलते हैं, घोना भी बोलते हैं, टेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब व कहाँ पर स्थापित किया गया था? फिर मैं भारत का भी बताऊंगा आपको, भारत का भी बताऊंगा आपको। तो राजस्थान का पहला बताना है आपको। फतेहपुर सीकर 1976, चोमू 1984, गोनेडा 1976, फतेहपुर सीकर 1974। 4 ऑप्शन है, जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। जिसने ए जवाब दिया है फतेहपुर सीकर 1976, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फतेहपुर सीकर 1976 बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फार्म साइंस सेंटर, कहाँ पर खोला गया था? फतेहपुर सीकर में 1976 में खोला गया था। अगर भारत की बात कर ली जाए तो 76 की जगह कर देना 74 और फतेहपुर सीकर की जगह कर देना पांडिचेरी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। क्या खोला गया था? सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में जीरे के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? जो जीरे का उत्पादन होता है उसका प्रथम जिला कौन सा है बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। आंसर ए, बी, सी, डी टाइप कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा जवाब टाइप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए, बी, सी, डी ही टाइप कर सकते हैं। तो जो जीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? जीरे का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है जालोर जिले में। ठीक है, जीरे का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो जालोर जिले में होता है। और जालोर जिलों को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। कौन सी सिटी कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी इज़ ए जालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अगला सवाल है हमारा, देखो मैंने बता चुका हूँ ये सवाल। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सोलन, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी मासिनराम। मासिनराम क्या है? भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है।
विश्व का ऐसी जगह है ये विश्व की जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। कौन सी जगह है? मासिनराम। और दूसरा लुधियाना कहाँ है? पंजाब में, आप जानते ही हो। और ये पांडिचेरी तमिलनाडु में है। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? पांडिचेरी में खोला गया था 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के 2 साल बाद में हमारे राजस्थान में केवीके का प्रचलन चला था और केवीके खोला गया था। अगला जो सवाल है हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताना है आपको। 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई या 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, किसान का लहवाहा किस कीट को कहा जाता है? किसान का लहवाहा किस कीट को कहा जाता है? लहवाहा पूछा है यहाँ पर। या किसान का मित्र भी कह सकते हैं। मित्र कीट कौन सा है? बीटल, केंचुआ, चींटी या सभी? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला केंचुआ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो किसान का जो मित्र कीट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है केंचुआ। कौन सा होता है? केंचुआ कहलाता है। अगला सवाल है, सब्जियों में सबसे पुरानी कृषित सब्जी कौन सी है? यानी इनमें से निम्न में से कौन सी सब्जी है जिसकी खेती सबसे ज़्यादा पुराने काल से या प्राचीन काल से की जा रही है, जब से सिविलाइजेशन का स्टार्टअप हुआ? तो खीरा, करेला, ककड़ी या प्याज। 4 ऑप्शन है, खीरा, करेला, ककड़ी या प्याज। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। कमेंट करिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। जिसने जवाब दिया है सी वाला बिल्कुल गलत है उनका, और जिसने डी वाला जवाब दिया है करेला बिल्कुल सही जवाब है। प्याज बिल्कुल सही जवाब है। तो सब्जियों में सबसे पुरानी जो कृषित सब्जी है वो कौन सी है? वो है प्याज। सबसे पहले प्याज को उगाना प्रारंभ किया था इनमें से, ना कि ओवरऑल में से, इनमें से सबसे ज़्यादा पहले प्याज को। अगला सवाल है हमारा, गाय की किस नस्ल का दूध मीठापन लिए होता है? वैसे तो जो देखो दूध की जो दूध होता है वो लगभग कच्चा दूध सारा ही मीठा ही होता है। गायों का थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है और भैंस का थोड़ा कम मीठा होता है। कच्चा दूध होता है वो हल्का मीठा होता है। वो क्यों मीठा होता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है उसमें वो होता है लैक्टोज। कौन सा होता है? लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और जितने भी शर्कराएँ हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती हैं। तो लैक्टोज पाया जाता है। तो अब आपको बताना है किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सवाल तो ये होगा कि गाय की किस नस्ल का दूध सबसे ज़्यादा मीठा होता है। तो साहिवाल गाय का जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। जिसने सी जवाब दिया है साहिवाल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। साहिवाल गाय का दूध सबसे मीठा होता है। और जो दूध का मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है या कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। और दूध का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है लैक्टोज। अगला सवाल है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी दूध कॉलोनी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी दूध कॉलोनी बताना है आपको। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? बताइए जल्दी से। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? एशिया की सबसे बड़ी दूध कॉलोनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? जिसने सी जवाब दिया है गलत है और जिसने ए जवाब दिया है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। एशिया की जो सबसे बड़ी दूध कॉलोनी है वो कौन सी है? महाराष्ट्र है। एशिया की सबसे बड़ी दूध कॉलोनी महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी है जो सही सिस्टम से बसी हुई है, उसकी बसावट अच्छी है, तो वो आ जाएगी मानसरोवर जयपुर। कौन सी आ जाएगी? मानसरोवर जयपुर। अगला सवाल है IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर नहीं होगा यहाँ पर, एग्रीकल्चरल होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? क्योंकि ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 2 जगह की जा चुकी है। तो आपको बताना है ABCD, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। कौन सा जवाब सही होगा? सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? जिसने दिल्ली जवाब दिया उनका गलत है और जिसने बिहार दिया है बिल्कुल सही जवाब है। तो सबसे पहले कहाँ पर स्थापना की गई थी? सबसे पहले स्थापना की गई थी बिहार में। कहाँ पर की गई थी? बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक बताना है आपको। भारत में हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, सैलमन, स्वामीनाथन और बोरलोग।
हरित क्रांति के जनक? जिसने ए जवाब दिया है गलत है, जिसने डी जवाब दिया है उनका भी गलत है, और जिसने सी जवाब दिया है स्वामीनाथन बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ ले तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होंगे? विश्व में हरित क्रांति के जनक होंगे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डी ऑप्शन। अगर श्वेत क्रांति पूछा जाता है तो फिर उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला सवाल है हमारा, हल्दी का पीला रंग किस रसायन के कारण होता है? एलील, कैप्सेसिन, कुकुरमीन या एमाइलेडिन? 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और बताइए इसका जवाब क्या होगा। हल्दी का पीला रंग किस रसायन के कारण होता है? हल्दी का पीला रंग, जिसने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो हल्दी का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है कुरकुमीन के कारण। कुकरमीन यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसका जो सही जो उच्चारण होता है वो होता है कुरकुमीन, रे ऊपर लगा होता है। तो कुरकुमीन के कारण क्या होता है? हल्दी का पीला रंग होता है। और जो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है? वो है कुरकुमा लोंगा। क्या है? कुरकुमा लोंगा। अगला सवाल है हमारा, इससे पहले एक जानकारी दे दूं आपको। देखो, जो आप अभी जो आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो वो कर रहे हो आप एग्री बाई मनोज सर चैनल पे। इसका एक दूसरा चैनल और है जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। वहाँ पर जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हो, और वहाँ पर जो लाइव क्लास चलती है वो चलती है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की शाम को। और सुबह जो चलती है क्लास वो चलती है सही 11 बजे एग्रीकल्चर की। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इसी का चैनल है ये। और अभी 8:30 बजे से वहाँ पर लाइव क्लास चालू होगी, जीव विज्ञान की बायोलॉजी की क्लास चालू होगी। टेस्ट सीरीज चलती है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट आते हैं, वहाँ पे भी 50 के समथिंग आते हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाइव क्लास का हिस्सा बन सकें। अगला सवाल है हमारा, जीवन फर्टिलाइजर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा चंबल फर्टिलाइजर। क्या आएगा? चंबल फर्टिलाइजर आएगा। चंबल फर्टिलाइजर किस शहर में है? क्योंकि चंबल नदी कहाँ पर बहती है, तो वहीं पर चंबल फर्टिलाइजर होगा। तो देखो, चंबल फर्टिलाइजर है वो है, ऑप्शन दीजिए, जवाब दीजिए, उदयपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जीवन फर्टिलाइजर, जो चंबल फर्टिलाइजर है वो कहाँ पर है? कोटा में है। और चंबल जो नदी है वो भी कहाँ पर बहती है? वो भी कोटा में बहती है। तो उसी के आधार पर चंबल फर्टिलाइजर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश से बहती हुई आती है कोटा की तरफ। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में मंडोर गार्डन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में मंडोर गार्डन बताना है आपको। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? जिसने ए जवाब दिया है जोधपुर बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मंडोर गार्डन है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। और मंडोर गार्डन के अलावा जो मरु उद्यान है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है और बाड़मेर का बाजरा प्रसिद्ध है। समझ गए आप? अच्छी तरह से समझाता हूँ। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान बताना है आपको। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, पिंडवाड़ा, वल्लभनगर या चंबल? यहाँ पर टिक मार्क बाय मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर होगा माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू। अगला स्थान है राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनको ऐसे सवाल नहीं आते, इसीलिए ऐसे सवाल को मैंने इंक्लूड किया है कि आप सारे सवालों पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, जैसलमेर। राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला।
सर्वाधिक छोटा पूछ ले तो सर्वाधिक छोटा हो जाएगा धौलपुर जिला। अगला सवाल है राजस्थान का सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला। फिर वायु अपर्दन भी बताऊंगा आपको क्या होता है, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। 29वां है राज्य का सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला बताना है आपको। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी जैसलमेर। जिसने जैसलमेर जवाब दिया है डी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राज्य का सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला है वो कौन सा है, वो है जैसलमेर। अब वायु अपर्दन क्या होती है, वायु अपर्दन का मतलब होता है मृदा कणों का या मिट्टी के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जब उसको हवा के द्वारा ले जाया जाता है या वायु के द्वारा ले जाया जाता है तो वो अवस्था कहलाती है वायु अपर्दन। क्या कहलाती है, वायु अपर्दन। यानी कि मिट्टी के कणों का वायु के द्वारा एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, वायु अपर्दन कहलाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ पर आंधियाँ चलती है और वहाँ के जो मिट्टी के कण हैं वो रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायु अपर्दन होता है। अगला सवाल है राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है बताना है आपको। 90%, 40%, 60%, 50%, ABCD। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा। जिसने जवाब दिया है 90%, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राजस्थान में जो ऊँट होते हैं वो भारत के कुल ऊँटों का कितना प्रतिशत होता है, 90% होता है। और इसके बारे में एक दिलचस्प जानकारी दे दूं कि जो ऊँट जो जानवर हैं वो हमारे भारत का नहीं है। इसको ईरान या इराक देशों से लाया गया था और आज से लगभग 300 से 400 साल पहले, इससे भी ज़्यादा साल पहले इनको ईरान और इराक से लाया गया था। तो ये उन क्षेत्रों का ये जीव है, लेकिन अभी इसको हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी होती है और इसके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं और वो मिट्टी में आसानी से दौड़ सकता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊँट फसल या कैमल क्रॉप किसको कहते हैं तो उसका जवाब होगा जवार। क्या होगा, उसका जवाब जवार होगा। जवार को क्या कहते हैं, ऊँट फसल या कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, अफीम का उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है। अफीम का उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है बताना है आपको। जयपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर या सभी। अफीम का जयपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर या सभी, बताइए जल्दी से। जिसने बी जवाब दिया है चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अफीम का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है। और जो अफीम होती है वो मुख्य रूप से उसको उगाया जाता है या उसकी खेती की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि अफीम में बहुत सारे तत्व होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। लेकिन इसका जो दुरुपयोग होता है वो लोग अभी इंजॉय करते हैं, इसके साथ आनंद लेते हैं, तो वो एक गलत बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या में तो खैर हम आगे बढ़ ही रहे हैं, हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ हो चुकी है। तो विश्व जनसंख्या दिवस पूछा है यहाँ पर 21 अक्टूबर, 11 सितंबर, 12 अगस्त या 11 जुलाई, कौन सी होगी इसमें से बताना है आपको। जिसने 11 जुलाई जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस होता है। अगर 11 में हम 5 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 11 में हम 5 जोड़ दें तो हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे, 16। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, 11 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 16। तो कितनी हो गई डेट, 16 जुलाई। 16 जुलाई को क्या होता है, 16 जुलाई को होता है ICR डे। कौन सा डे होता है, ICR डे या ICR दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। मैं बता चुका हूँ पहले भी पुरानी क्लासेस में। अगला सवाल है हमारा, इंडियन हॉर्टिकल्चर नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, या भारतीय उद्यानिकी, ऐसे भी लिखा आ सकता है वहाँ पर, भारतीय उद्यानिकी या इंडियन हॉर्टिकल्चर नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। आपको बताना है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, या गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है आपके पास में और लाइव चैट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जिसने सी जवाब दिया है
जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो इंडियन हॉर्टिकल्चर नामक पत्रिका या किताब निकलती है वो कहाँ से निकलती है? आईसीआर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आईसीआर से निकलती है और आईसीआर से प्रकाशित होती है। अगला सवाल है हमारा, अब इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद में ही अपनी राय दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। पहले ध्यान से सुनिए, ऑप्शन सुनिए, फिर इसके बाद भी अपना जवाब देना। सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है, पहला लीची, दूसरा सफ़ेदा, तीसरा शहतूत और चौथा आम। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पर कहीं पर बांस नहीं दिया हुआ है। देखो सफ़ेदा दिया है लेकिन आम, शहतूत, लीची या बांस नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में। अगर लीची की जगह सपोज दैट यहाँ पर बांस ऑप्शन में दिया हुआ होता तो उसका जो आंसर होता वो क्या होता? बांस। क्या होता? बांस होता। लेकिन बांस ऑप्शन में नहीं है तो बांस के बाद में जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो कौन सा बढ़ता है? सफ़ेदा बढ़ता है। सबसे ज़्यादा सफ़ेदा बढ़ता है और इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। और जिस क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, जितना ये आपको ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है उतना ही ये ज़मीन के अंदर रहता है। अंदर गहराई में जाकर जड़ों का अवशोषण कर लेता है, जड़ों के माध्यम से जल का अवशोषण कर लेता है और उस क्षेत्र का जो वाटर लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो भी मिट्टी को क्या कर देती हैं? क्षारीय कर देती है। इसलिए सफ़ेदा कभी भी हमारे फार्म हाउस पर, खेत पर या जो भी हमारा लैंड है जहाँ पर हम खेती करते हैं वहाँ पर इसको नहीं उगाना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम तो उगाते हैं, हमारे तो कुछ नहीं हुआ। तो आपके नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो किताबें बोलती हैं हम उसके आधार पर चलते हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक लोहा किस फसल में पाया जाता है? बताना है आपको सर्वाधिक लोहा किस फसल में पाया जाता है। आयरन मैन जो फिल्म है उसके बाद में सर्वाधिक लोहा कहाँ पर पाया जाता है? करौंदा, बेर, केला या फालसा? जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है करौंदा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्वाधिक लोहा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है करौंदे में। किस में? करौंदे में पाया जाता है। आप करौंदे को पहले काटिए, काटने के बाद में उसको पानी में छोड़ दीजिए, या पालक को आप काटिए, काटने के बाद में उसको पानी में छोड़ दिए। पालक का जो कलर होगा और करौंदे का जो कलर होगा लगभग सेम होगा। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसके अंदर पाया जाने वाला लोहा तत्व होता है वो किस में घुल जाता है? वो घुल जाता है पानी के अंदर। ठीक है। और उस पानी को अगर आपके किसी भी घर में अगर आपने गमला उगाया हुआ है और उसमें लौह तत्व की कमी है तो उस पानी को उसमें डाल दीजिए, बिल्कुल लौह तत्व की कमी दूर हो जाएगी और पौधा बिल्कुल हरा भरा और चिकना हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कॉस्मोस, जीनिया, वुल्फिया या रेफेलेशिया? बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है रेफेलेशिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सबसे बड़ा फूल होता है वो किसका होता है? रेफेलेशिया का होता है। और सबसे छोटा होता है वुल्फिया का। तो रेफेलेशिया देखो ये इस प्रकार का एक फूल होता है, ये इमेज शो हो रही है यहाँ पर। इस प्रकार का एक फूल होता है जिसको हम बोलते हैं रेफेलेशिया, और ये लगभग काफ़ी बड़ा होता है। डायामीटर इसका देख सकते हो आप, एक बस का जो टायर होता है वो कितना चौड़ा होता है उसके जितना होता है ये। तो सबसे बड़ा फूल होता है ये। अगला सवाल है हमारा, विश्व में चीनी भंडार के नाम से जाना जाता है। विश्व में चीनी भंडार के नाम से जाना जाता है कोरिया, क्यूबा, इजराइल और मलेशिया। कोरिया, क्यूबा, इजराइल और मलेशिया। 4 ऑप्शन है आपके पास में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और फटाफट से बताइए क्या जवाब होगा इसका। मैराथन क्लास है ये। जिसने डी जवाब दिया है उनका जवाब बिल्कुल गलत है। जिसने सी दिया है उनका जवाब बिल्कुल गलत है। और कोरिया वालों का भी जवाब बिल्कुल गलत है। जो सबसे ज़्यादा चीनी भंडार होता है वो होता है क्यूबा में। सबसे ज़्यादा शक्कर जो बनाई जाती है या चीनी बनाई जाती है वो क्यूबा देश में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? क्यूबा देश में बनाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, सफ़ेद सोना जिसको बोलते हैं वाइट गोल्ड के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? बाजरा, सूरजमुखी, अफीम या कपास? बताइए जल्दी से। बाजरा, सूरजमुखी, अफीम या कपास? बाजरा, सूरजमुखी, अफीम या कपास? जिसने कपास जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो वाइट गोल्ड के नाम से जो फसल जानी जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है कपास। अगर सफ़ेद की जगह काला सोना पूछ ले तो हो जाएगा बाजरा। और एक सवाल और बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर दिया गया है सूरजमुखी। अब आपने देखा होगा कि जब सूरजमुखी के पौधे को उगाया जाता है तो उगने के बाद में जो सूरजमुखी का फूल होता है उसका चेहरा हमेशा सूरज की तरफ ही होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूरजमुखी कहते हैं। सूरज की तरफ
मुख करने वाला पौधा कौन सा होगा? सूरजमुखी होगा। अब ये सूरज की तरफ ही मुख क्यों करके रखता है? इसका वजह ये होता है कि जब ये इसमें फूल बन जाता है तो फूल बनने के बाद में जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही होती है उस तरफ में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो हार्मोन वहाँ पर क्या होता है? कम होने लगता है जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो कम होने के कारण वो क्या है, वो जो फूल होता है वो उधर झुक जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि जो सूरजमुखी का पौधा है वो सूरज को फॉलो करता है और सूरज की तरफ ही मुख रखता है। तो ऐसा नहीं है। इसमें यह होता है कि जिस तरफ से सूरज की रोशनी पड़ती है उस तरफ से क्या होता है कि जो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कम होने लगता है और कम होने के कारण क्या होता है कि वहाँ वो फूल जो होता है वो उस तरफ झुक जाता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है कि सूरज की तरफ मुख करता है ये पौधा। और बाजरा के बारे में आप जानते ही हो, सबसे ज़्यादा फैट % होते हैं और बाड़मेर में जो लोग होते हैं बाड़मेर के वो बाजरा बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगला सवाल है हमारा, यूरिया की खोज किसने की थी? चार्ल्स, जीडलर, बोल्ट या हर्मेन? 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और जल्दी से फटाक से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? सारे बच्चे अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है। लाइव क्लास में जो ये स्ट्रेंथ रहती है ये बहुत कम रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जिसने बी जवाब दिया है हर्मेन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो यूरिया की खोज की थी वो की थी हर्मेन नामक वैज्ञानिक ने यूरिया की खोज की थी। और यूरिया के बारे में 2-4 तथ्य बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला तो ये है कि जो यूरिया होता है वो एक एमाइड उर्वरक होता है। कौन सा उर्वरक होता है? एक एमाइड उर्वरक होता है। और यूरिया को हम कार्बनिक उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। कौन सा उर्वरक जानते हैं? कार्बनिक उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। इसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और इसी के साथ एक चीज़ और बताऊंगा, जो यूरिया होता है उसका हम विशेष तौर पर छिड़काव करने के लिए, नाइट्रोजन का छिड़काव करने के लिए उपयोग करते हैं। ये सफ़ेद कलर का दानेदार पदार्थ होता है। तो आज की धमाकेदार क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इम्पीरियल